सबसे पहले तो यह है कि नांगल चौधरी क्षेत्र में प्रस्तावित जो इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो भ्रष्टाचार की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम इस पर सिलसिलेवार बात रखेंगे कि किस तरीके से इसके लेन देन की जो एक तरीके से जमीन की जो लेन देन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया में किस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ, किस तरीके से कानूनी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से कानूनी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, इन सारे बिंदुओं को मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहला बिंदु तो मैं रखना चाहूंगा पृष्ठभूमि इसकी क्या थी। तो लॉजिस्टिक हब की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि ही अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है, क्योंकि जिस वक्त जमीनें ली गई उस वक्त 2013 का लैंड एक्वाइजिशन एक्ट पूर्ण रूप से लागू था, और यह बात जानते हुए भी किसानों से डायरेक्ट रजिस्ट्रियां करवाई गई, एक सहमति ली गई। यह कहीं ना कहीं इस बात में सवाल खड़ा करता है कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था और प्रशासन और हरियाणा सरकार को जब यह पता था, तो क्यों यह सहमति मॉडल अपनाया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव यहां पर था। दूसरा मैं पॉइंट रखना चाहूंगा, रेट नेगोशिएशन किस तरीके से हुआ, कि जमीनों का जो रेट तय हुआ, जमीनों के रेट तय होने में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसानों को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता वाली रेट नेगोशिएशन कमेटी द्वारा बुलाया जाता है, और सिर्फ वो सहमति थोपने के लिए बुलाया जाता है। उनको कुछ नहीं कहा गया कि आपको कितना रेट दिया जाएगा। और उस रेट नेगोशिएशन कमेटी में कौन कौन थे? नांगल चौधरी के एमएलए डॉक्टर अभय सिंह यादव, डिप्टी कमिश्नर महेंद्रगढ़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस क्षेत्र के, और एचएसआरडीसी के तमाम अधिकारी शामिल थे। सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि उस रेट नेगोशिएशन कमेटी में एक भी फार्मर्स का, किसान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन देने के बारे में। इसमें एक बात लिखी गई है, हम सरकार को उचित भाव पर उक्त परियोजना के लिए सीधे बेचने के लिए तैयार हैं। ये साइन लिए गए। ये साइन लेना ही कहीं ना कहीं 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को साइड में रखने जैसा था, और किसानों को उचित रेट की बात कहके साइन ले लिए गए। उन्हें नहीं बताया गया आपको कितना मुआवजा मिलेगा, उन्हें कुछ भी इस बारे में तय नहीं किया गया। उसके बाद अगले बिंदु पर मैं आता हूं, जब किसानों ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए, आपत्तियां दर्ज की, तो आपत्तियां जब दर्ज हुई तो जनरली जब भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं तो उन पर एक हियरिंग होती है, या तो उनको सुना जाता है या खारिज करने का भी कोई लिखित आदेश दिया जाता है। उनको ना खारिज करने का कोई लिखित आदेश हरियाणा सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा पारित किया गया, ना उनकी सुनवाई से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित किया गया। उनको एक तरीके से नजरअंदाज करके, इग्नोर करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह भोले भाले किसानों के साथ छल और धोखा है। सबसे बड़ी विचित्र बात आपको बताना चाहूंगा, इस पर जो साइन लिए गए, यह कहीं ना कहीं इस पर दबाव की रणनीति अपनाई गई। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने घाटाशेर, बशीरपुर, तलोट गांव के उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो लोग हैं, उन पर दबाव डालकर इस पर साइन करवाए गए, ऐसा हमें पूरा अंदेशा है। और मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, इसमें देखिएगा एक नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये हरफूल सिंह जी ने साइन किए हुए हैं उचित रेट के मुआवजे पर। ये हरफूल सिंह जी सन ऑफ श्री मुखराम जी। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपको जानकर अति आश्चर्य होगा कि इन्होंने उसके बाद में ऑब्जेक्शंस फाइल किए। ये ऑब्जेक्शंस की मैं कॉपी आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सम लैंड ओनर्स मेंशन बिलो ऑब्जेक्टेड टू सेल देयर लैंड, देयर नेम्स आर एज फॉलोज। पहले नंबर पर है श्री हरफूल सिंह। इसका मतलब क्या है? अगर ये सहमति थी तो इनको ऑब्जेक्शन डालने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सीधा सीधा मतलब यह है, यह दस्तावेज साबित करता है कि यहां जो सहमति ली गई, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से साइन करवाया गया, यह पूरे तरीके से फ्रॉड था, एक दबाव बनाकर सोची समझी रणनीति थी, और कहीं ना कहीं फायदा उठाने की एक कोशिश थी। किसानों की जमीनों का रेट कम तय करके किनको फायदा मिला, अभी मैं आगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यहां पर सवाल उठता है, जब रेट नेगोशिएशन कमेटी बनी तो उस 6 सदस्यीय कमेटी में एमएलए साहब नांगल चौधरी के डॉक्टर अभय सिंह यादव जी प्रमुख भूमिका में थे, लेकिन किसानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। उसमें एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। यही अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि किसानों के साथ किस तरीके से छल हुआ है। अब इसमें अगला बिंदु मैं रखना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में नांगल चौधरी के पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की क्या भूमिका रही।
सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डॉक्टर अभय सिंह यादव जी जानते थे, वो पहले से इस चीज को जानते थे कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू है। इसके बावजूद उन्होंने ये साइन करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जोर दिया, जो अपने आप में एक फ्रॉड था। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि विधायक की भूमिका केवल कन्वीनिंग तक होनी चाहिए, मतलब वो किसानों को कन्वीनिंग की भूमिका में होने चाहिए, लेकिन यहां पर रेट तय करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। रेट तय करना, रेट थोपना, किसानों के ऑब्जेक्शंस न सुने जाना, किसानों के ऑब्जेक्शंस को न तो सुनवाई करना, न खारिज करने का कोई लिखित आदेश, और इग्नोर कर देना, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून क्यों लागू नहीं किया गया, इसके बारे में मैं आगे बताना चाहूंगा। और विधायक का जो विधिक ज्ञान जो लोग बताते हैं कि विधायक साहब पीएचडी हैं, तो वो जब लॉ सब्जेक्ट में पीएचडी है, उन्हें पता होना चाहिए कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था तो उन्होंने क्यों लागू नहीं होने दिया। और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो कानून क्या कहता है। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून यह कहता है कि सबसे पहले जो कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट का मल्टीप्लायर किया जाता है, मतलब उसका एक गुणज होता है। गुणज का मतलब यह समझिएगा, वो कानून के अनुसार होता है 1.5 से 2 गुना, न्यूनतम 1.5, अधिकतम 2 गुना। मतलब अगर 13.5 लाख रुपए कलेक्टर रेट है, तो 13-13.5 लाख का अगर हम 1.5 गुना भी माने तो पत्रकार महोदय जी ये बनेगा 19-19.5 लाख। हाँ, लेकिन 1.5 से 2 गुना कम से कम होता है। अब अगर 19.5 और 13 को फिर जोड़ा जाता है, कितना बना? 32.5 लाख। 32.5 लाख का फिर सोलेटियम बनता है 100%, जो उस कानून में है। 32.5 का 100% कितना हुआ? आप सब पत्रकार साथी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लगभग 65-66 लाख। उसके बाद 12% अतिरिक्त राशि दिया जाता है जब अगर मुआवजा लेट हो जाए या कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। अगर 1.5 गुना करते हैं तो ये कैलकुलेशन बैठती है 65-66 लाख। किसके हिसाब से? सिर्फ 13 लाख कलेक्टर रेट के हिसाब से बता रहा हूं, जो जानबूझ के कम रखा गया। अच्छा, अगर इसको 2 गुना किया जाता है तो 13 लाख का 2 गुना 26 लाख, उसको एड ऑन किया जाता है तो 39 लाख, उसका 100% सोलेटियम मींस 78 लाख। इसका सीधा मतलब यह है कि 66 लाख से लेकर 78 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बशीरपुर, घाटाशेर, तलोट के उन मेरे आदरणीय उन किसान भाइयों को मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। उनको 30 लाख रुपए के हिसाब से उनकी जमीनें, अच्छा जमीनें तो अधिग्रहण हुई नहीं है, जमीनों के लिए एक सहमति मॉडल अपनाया गया, पूरा फ्रॉड किया गया। और इसका जो बीच का जो गैप है, 900 एकड़ जमीन को अगर 30 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग तो ये 270 करोड़ रुपए की पूरी खरीद हुई है। और 66 लाख से 78 लाख जो मैं बता रहा हूं, ये बीच का जो 36 से 50 लाख का गैप है, जो अपने आप में कई सैकड़ों करोड़ के घोटाले को उजागर करता है। यह गैप किसको फायदा पहुंचाया गया? HSIDC कंपनी को पहुंचाया गया, और विधायक के माध्यम से यह काम हुआ है। हम तो कहते हैं, हमें पूरा अंदेशा है कि नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जो बिचौलिए की, जो मीडिएटर की भूमिका इस पूरे प्रकरण में निभाई है, और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को छुपाने की जो प्रक्रिया निभाई है, वो स्पष्ट करें कि उन्होंने कितने पैसे का यहां पर घालमेल किया है। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि पैसा जो है वो कोई घोटाला नहीं हुआ, वो खाते में आया। उस बात पे मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इसमें उन्होंने बिचौलिए के तौर पर कितना पैसा लिया है, वो इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि किसानों के साथ अपने आप में एक तरह का फ्रॉड हुआ है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बनाम तथाकथित सहमति मॉडल, मैं इसको सहमति मॉडल ही कहूंगा। यह क्या है? अगर मान लीजिएगा साहब, अगर आप मेरे दोस्त और आप मुझे कहो कि भाई साहब है ना तेजपाल भाई साहब, आप बढ़िया सा टीवी ले आइएगा दुकान से, मार्केट से जाके, और आपने मुझे 20,000 रुपए जेब में डाले और मैं टीवी या एलईडी लाने के लिए निकल गया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वहां जाने के बाद आपको कॉल करूं कि भाई साहब कोई एक 13,000 का भी एलईडी बता रहा है, 15,000 का भी, 20,000 का भी, और फिर आपका मैं वो एलईडी लाके आपको दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10,000 का एलईडी लाके मैं आपको कह दूं कि भाई साहब 20,000 में आया है। मैं आपको स्थिति तो स्पष्ट करूंगा ना कि भाई साहब देखो ये सैमसंग का इतने में आ रहा है, ये इतने में आ रहा है। तो जब 2013 का कानून लागू था तो किसानों को यह बताना चाहिए था कि आपकी जमीनें हम सहमति मॉडल से आपको इतना मुआवजा मिलेगा लेने पर, और 2013 के कानून के अनुसार इतना मिलेगा। उनको यह बताना चाहिए था कि 2013 के अनुसार आपको 66 से 78 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा, और इसके हिसाब से आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे।
ये स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। ये फैक्ट्स को कंसील्ड करने का, तथ्यों को छुपाने का, फ्रॉड फॉर्जरी में जिन लोगों ने ये किया है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन पर एक बड़ी इंक्वायरी खुलनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे इसमें एक और उदाहरण देना चाहता हूं, तुलनात्मक उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। बशीरपुर, तलोट, घाटाशेर से आगे कुछ गांव पड़ते हैं नारेडी और छिलरो, उनकी जमीन अधिग्रहण की गई। उनकी जमीन अधिग्रहण की करने पर नारेडी के ग्रामीणों को प्रति एकड़ 83 लाख रुपए मुआवजा मिलता है और वहीं लॉजिस्टिक हब प्रकरण में सिर्फ 30 लाख। यह कैसे हुआ मैं भी समझाता हूं। वो जो 83 लाख लिया गया वो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार लिया गया, जिसकी कैलकुलेशन अभी पत्रकार साथियों में आपसे साझा कर रहा था कि पहले कलेक्टर रेट डिसाइड होता है, फिर उसका 1.5 से 2 गुना गुणक को एड ऑन किया जाता है, फिर 100% सोलेटियम किया जाता है। तो जब उनको इतना मुआवजा मिला, छिलरों में भी बहुत सम्मानजनक और उचित मुआवजा मिला है, तो यहां बशीरपुर, तलोट और घाटाशेर के ग्रामीणों के साथ ये छल क्यों, ये धोखा क्यों, और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगला बिंदु मैं आपसे रखना चाहता हूं कि एनसीआर क्षेत्र में जो भेदभाव हुआ, जब बावल के, रेवाड़ी के समीप बावल में लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित था, वहां पर 1,66,00,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे तक की भी चर्चा हुई। उन किसानों ने 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की मांग की, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक हब वहां से ट्रांसफर हुआ। और अभी शशि रंजन जी के इंटरव्यू में डॉक्टर अभय सिंह यादव का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। उन्होंने क्या कहा कि मैंने हायर ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट को यह कहा कि मैं कम में जमीन दिलवा दूंगा, मैं कम में जमीन प्रोवाइड करा दूंगा। वो किसान के हितैषी नहीं थे, उनको इसके माध्यम से अपना फायदा उठाना था, इसलिए उन्होंने जमीनें कम में दिलवाई, इसलिए उन्होंने इस सहमति मॉडल को अपनाया और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के साथ में धोखा किया। उसको बताया ही नहीं गया और तथ्यों को छुपाया गया। अगला बिंदु मैं बताना चाहता हूं कि केस न करने की शर्त पर, आपको सुन के हंसी आएगी, ये सबसे रोचक बात है, कोर्ट में केस न करने की शर्त पर किसानों से साइन करवाए गए और उनको कहा गया कि 20% आपका एक्स्ट्रा हम पैसा डाल देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सारी मुआवजे की, सारा जमीन लेने की प्रक्रिया और लॉजिस्टिक हब के प्रकरण में वैध और कानूनी रूप से उचित तरह से हो रहा था, तो यह साइन लेने की जरूरत क्या पड़ी? उनको पता था कि 2013 का केंद्र का भूमि अधिग्रहण कानून लागू है, इसको हम लागू नहीं कर रहे हैं तो कल न किसान कोर्ट में चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, 30 लाख की मैं कैलकुलेशन समझा देता हूं कि 30 लाख किस तरीके से मिला। बहुत से लोग कहेंगे हमने 2013, ये होता है कि किस तरीके से पढ़ा लिखा आदमी फैक्ट्स के साथ में चोरी करता है। वो एक शेर मुझे याद आता है कि जब कलम हाथ में हो तो खंजर की क्या जरूरत है, पढ़ा लिखा आदमी जब कत्ल करता है तो सलीके से वार करता है। आपको समझाना चाहता हूं 30 लाख की कैलकुलेशन क्या है। 13,30,000 कलेक्टर रेट डिसाइड हुआ, उसका 100% सोलेटियम लगाते हैं तो 26,60,000 और एक्स्ट्रा 20% ये लिखवाया गया किसानों से कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। वो 20% कुल मिला के कैलकुलेशन बैठी 30-31 लाख के करीब। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे कि 100% सोलेटियम तो 2013 में लागू है, तो ये तो उसका लागू किया है। 2013 का कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, उसका कुछ हिस्सा लिया गया, गुणक को हटा दिया गया। जो गुणक की मैं बात कर रहा था, 13,30,000 का 1.5 गुना भी अगर गुणक हम लगाए तो वो लगभग 19.5 लाख बनता है। उसको एड ऑन करके 32.5 लाख, फिर 100% सोलेटियम, न्यूनतम 65 लाख तो न्यूनतम हर हालत में ये बनता है। और इसके साथ फ्रॉड किया गया। इस बीच में एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी है HSIDC की, एग्रीगेटर पॉलिसी यह कहती है कि 1% हम बिचौलिए को देते हैं, 0.5% जमीन लेने से पहले और 0.5% जमीन लेने के बाद। अगर मेरी बात गलत लगे तो आजकल चैट GPT ऑनलाइन वेब सर्चिंग से आप सब सर्च कर सकते हैं। अगर 900 एकड़ लगभग जमीन का 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लगाया जाए तो 270 करोड़ रुपए की जमीन ली गई और 270 करोड़ का अगर 1% भी लगाया जाए तो 2.7 CR बनता है। अगर डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई है तो 2.7 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में गए। ये तो मैं एक लीगल बता रहा हूं, इसलिए उन्होंने 2013 के कानून को, हमें अंदेशा है कि साइड में रखा क्योंकि उनको फायदा उठाना था। अच्छा, 1% तो लीगल है। अब इसमें कितना उठाया गया है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर 66 लाख रुपए या 70 लाख रुपए से लगभग मुआवजा बनता, 80 लाख बनता, 70 लाख के हिसाब से जमीन कितने की बनती,
900 एकड़ जमीन बनती 630 करोड़ की। अब 30 लाख के हिसाब से कितने की बनी? 270 करोड़ की। ये तो सैकड़ों का फायदा है। इसमें कितना HSIDC को मिला और कितना हमें अंदेशा है कि जो कमेटी के लोग थे जिसमें डॉक्टर अभय सिंह यादव प्रमुख रूप से शामिल थे, कितना उनको मिला, वो स्थिति स्पष्ट करे। और ये कागज सब बताते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो 340 जो जमीन मालिक हैं बेचारे बशीरपुर तलोट घाटा शेर के, वो मांग करते रहे, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि अरे साहब हमसे तो उचित मुआवजे पर साइन करवा लिए। उचित मुआवजे का क्या मतलब है? उचित मुआवजा तो 30 लाख प्रति एकड़ भी हो सकता है, 80 लाख रुपए प्रति एकड़ भी हो सकता है। हमें तो उचित मुआवजे पर साइन करवा लिए गए। ये 30 लाख रुपए प्रति एकड़ तो बंद कमरों में तय हुआ और हम पर रेट थोप दिया गया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। उसके बाद वो लोग कोर्ट गए और जो कुछ लोग मैं सोशल मीडिया पर जो पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग ज्ञानी बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा खाते में आया जमीन का और लीगल तरीके से हुआ, फिर चोरी कहां? ये एक भ्रम है। हम ये कह रहे हैं कि पैसा तो भाई साहब किसान के खाते में ही आएगा, चोरी पैसे के लेन देन में नहीं हुई है। चोरी तो जमीन का रेट तय करने की प्रक्रिया में पहले ही हो गई। गांव में चोरी होने के बाद अगर थानेदार साहब गांव में दो दिन के बाद आए और इंस्पेक्शन करे तो चोर का पता नहीं लगता है। तो चोरी तो जमीन का रेट तय करने की प्रक्रिया में बंद कमरों में उस रेट नेगोशिएशन कमेटी द्वारा हमें पूरा अंदेशा है और हायर ऑफिशियल्स और बड़े बड़े लोगों द्वारा पहले ही तय कर दी गई। 2013 के कानून के साथ फ्रॉड कर दिया गया। यह सबसे बड़ी चोरी है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी खास तौर से इस बात पर यह कहना है कि जो किसान साथी जो कोर्ट में गए, उन तमाम साथियों के मेरे पास कई बार फोन कॉल्स आते रहे, भाई साहब हमें इतना मुआवजा मिला। मैं उनको बार बार प्रेरित करता रहा और मैं सलाम करता हूं उन बशीरपुर तलोट घाटा शेर के उन किसान साथियों को कि उन्होंने हाईकोर्ट में जाने का काम किया। और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिएगा साथियों, मैं यहां पर हाईकोर्ट का जजमेंट आपको बताना चाहता हूं। यह हाईकोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट की जो डेट है वो है 26 सितंबर 2024। हाईकोर्ट ने साफ कहा, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया और सरकार को कहा कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को आपने क्यों नहीं अपनाया। उसके सेक्शन 26 से 32 जो उसका एक एक सेक्शन जिसमें कलेक्टर रेट की, फिर गुणक की, फिर वो सोलेटियम की बात कर रहा था, जो कैलकुलेशन 66 से 80 लाख बैठती है, उसका क्यों पालन नहीं किया गया, उस पर सरकार को फटकार भी लगाई थी। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं, शशि रंजन जी को जो इंटरव्यू देते टाइम डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि हम 2017 का कंसोलिडेशन एक्ट लेके आए। 2017 के कंसोलिडेशन एक्ट की जो मुख्य धारा थी, जो सेक्शन 7 था, उसको तो हाईकोर्ट ने एक तरह से अल्ट्रा वायरस बताया। देखिए आप देख सकते हैं, सेक्शन 7 देयरफॉर इज डिक्लेयर्ड एज द अल्ट्रा वायरस। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 2013 बाद में जब किसान कोर्ट गए, अच्छा 2017 के कानून की कहानी बड़ी मजेदार है। जब 2013 का कानून नहीं लागू किया गया और इस पेज पर साइन करवा लिए गए और 30 लाख रुपए प्रति एकड़ बंद कमरों में तय कर लिया गया, उसके बाद जब किसान कोर्ट में जाते हैं तो ये 2017 का कानून लेके आते हैं, उनको नोटिस देते हैं कि आपको जमीनें लेनी पड़ेंगी। और 2017 के बाद 2020 फिर उसमें अमेंडमेंट, तमाम तरह की प्रक्रिया की, लेकिन 2024 के जजमेंट ने उन सब कानूनी जो एक तरह से किसान को रोंदने के लिए जो साजिशें कानूनी कर रहे थे यह भाजपा सरकार, उसको एक तरीके से उन्होंने उजागर कर दिया और कहा कि सेक्शन 7। और इसमें मैं देखो कोर्ट की लैंग्वेज में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे वकील साथियों से संपर्क है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, बहुत सारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर, एनजीटी के बहुत सारे लॉयर। मैं जो बात बोल रहा हूं वो पूरी तथ्यपरक, तर्क संगत और पूरा विश्लेषण के आधार पर बोल रहा हूं। इसका जो इसमें जो लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि सेक्शन 7 देयरफॉर इज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सो फार एज द मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, parameters to be followed for award of compensation, interest and solatium, benefit of rehabilitation, resettlement are invoiced at under section 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 of Land Acquisition Act 2013। इसका मतलब क्या है? ये जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है, जो मैं आपको 2013 कानून बता रहा था कि पहले कलेक्टर रेट डिसाइड होता है, फिर उसका गुणक होता है 1.5 से 2 गुना, उसको एड ऑन किया जाता है, फिर सोलेटियम, और फिर अगर रेट में देरी होती है तो 12% एक्स्ट्रा दिया जाता है,
और जो जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट की व्यवस्था की जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं ये जो कानून है, ये जो सेक्शन है 2013 के उस एक्ट में, इसको R&R के नाम से प्रचलित है। आप किसी वकील से पूछ सकते हैं, इसका मतलब है पुनर्स्थापन एंड पुनर्निवास, पुनर्वास। पुनर्वास इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने खेतों में मकान बनाए हुए थे उनको, किसान को जमीन का भी मुआवजा मिले, साथ साथ मकानों के भी पैसे मिले। आपको जानकर रोज बड़े आश्चर्य होगा कि बेचारे वो राजा वाली ढाणी के बहुत सारे किसान जिनके मकान बने हुए हैं, वो आज भी मकानों के पैसे के लिए तरस रहे हैं, उनको मकानों का पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि 2013 के एक्ट के अनुसार तो भूमि अधिग्रहण की ही नहीं गई, डायरेक्ट रजिस्ट्रियां करवाई गई है, ये डायरेक्ट फ्रॉड किया गया है। अब इस मुद्दे पर मैं मीडिया के साथियों से अपील चाहता हूं, मेरी आप सब लोगों से अपील है, इस लॉजिस्टिक हब की लड़ाई को सियासी लड़ाई न बनाएं। हम आज भी इस बात को कहते हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हैं। कांग्रेस का हम विरोध करते हैं, योगेंद्र यादव जी के सिपाही हैं, और कांग्रेस के दल में भी नहीं है। विचारधारा के नाम पर हम चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करते हैं क्योंकि देश आज बहुत बड़े संकट में है, और बीजेपी के तो हम गुरु विरोधी हैं। हमें किसी नेता से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको सियासी लड़ाई बनाओगे तो मुझे लगता है जो किसानों की रेट तय करने की प्रक्रिया में ये जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, ये उजागर नहीं होगा। मेरा ये जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। आप सब साथियों से विनम्र निवेदन है कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को जनता तक पहुंचाइए। आखिर आप भी किसान हो। यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, बहुत सारे पत्रकार साथी बैठे हैं जो बसीरपुर गांव के हैं। मैं कई बार, मेरा गला रोंद गया जब मैंने पूरी ये फ्रॉड की पूरी प्रक्रिया जब मैंने एनालिसिस किया, और इस पर 2019 में मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिस वक्त डॉक्टर अभय सिंह यादव के खिलाफ कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं करता था, उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इसमें मुझे अंदेशा है कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और आज भी कहता हूं, और मैं तो एक बात कहता हूं, मेरा गला रूंध गया। मैं भावुकता से कहना चाहता हूं कि जब किसान बेचारा सारी जिंदगी, अरे वो बेचारा मंडासी मारकर धोती पहनकर जो किसान खेत में पानी देता है, अरे उसको क्या पता 2013 का कानून क्या है। उसको तो ये कहोगे साहब 25 लाख का किल्ला है, ये 30 लाख का किल्ला है, 30 लाख मिल रहा है जी, ठीक है। उसको पता ही नहीं कि केंद्र सरकार की योजना है, कानून है, आपको लीगल पैसा 66-80 लाख मिल सकता है, उसके साथ फ्रॉड किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और इसमें एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से लॉजिस्टिक हब के पास में जमीनें खरीदी गई। ये एक जमाबंदी का रिकॉर्ड है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, मैं पढ़ के बताता हूं। ये श्रीमती कला यादव, हुक्मा बसंतलाल, पत्नी अभय सिंह यादव, पुत्र श्योकरण, ये तो लंबरदार है, अभय सिंह यादव पुत्र श्योकरण, वासी ढाणी मामरा। कौन है अभय सिंह यादव? नांगल चौधरी के पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री। जमीन इनकी दिखा रही है अमरपुरा जोरासी गांव में। कितनी जमीन है? ये 92 मुस्तिल में, 93 मुस्तिल में, 97 मुस्तिल में, कुल लगा के ये 74 करनाल 10 मरला। एक किले में 8 करनाल होते हैं, आप सब जानते हो। लगभग 9 किले 9 एकड़ 2 करनाल 10 मरला, लगभग 9.25 एकड़ जमीन इन्होंने ली। अब कुछ साथी से कहेंगे ये केवल स्लिप है। जो डॉक्टर अभय सिंह यादव चुनावी सभाओं में कहते थे कि लॉजिस्टिक हब के पास मेरी 1 इंच जमीन दिखा दोगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, ये जमीन कहां से आई? ये मैंने हरियाणा स्पेस एलोकेशन सेंटर की वेबसाइट से ये जमीन का नक्शा लिया, देखिएगा। ये जो मैंने डार्क किया हुआ है 92 मुस्तिल, 93 मुस्तिल, इसमें पूरी 9.5 एकड़ जमीन है। और ये जो आपको दिख रहा है, देखिए मैं दिखाता हूं, ये बशीरपुर लिखा हुआ है। जहां पर लॉजिस्टिक हब खत्म हो रहा है उसकी जमीन, उससे लगभग 700-750 मीटर की दूरी पर इतनी ज्यादा जमीन खरीदी जाती है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग हुई है, बड़े मुनाफे के लिए बड़ा गबन हुआ है। अरे किसान की तो कुछ लोगों ने सस्ती बिकवा दी और कुछ सस्ती खरीद कर ये जमीन भविष्य में अरबों की होगी, करोड़ों की होगी। खुद करोड़ों मुनाफा कमा लिया और बेचारा धोती पहनकर, जो मेरा बेचारा जागरूक नहीं है, जो किसान, अनपढ़ किसान, उसको मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। उसको क्या पता 2013 का कानून क्या है? तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ये जो जमीन है कब कब खरीदी गई, कब कब रजिस्ट्रियां हुई, पूरे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अब अंतिम में मैं कहना चाहता हूं, हमारी जो स्पष्ट मांगे हैं, नंबर 1 हमारी स्पष्ट मांग है कि जो तथ्य मैंने तर्क के साथ रखे हैं, इसकी बड़ी सीबीआई लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके।
जो लॉजिस्टिक हब की जो रेट तय की गई 30 लाख रुपए प्रति एकड़, जो मैं बता रहा हूं असली फ्रॉड तो वही है, रेट तय करने की प्रक्रिया में फ्रॉड वो नहीं है जब पैसा आया। तो वो रेट कम किसने तय की और क्यों की, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। नंबर 2 बात तो छानबीन इसकी होनी चाहिए। नंबर 3, जिन संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई भी कितने भी बड़ा स्तर का अधिकारी हो, उनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, उनके खिलाफ में टर्मिनेशन, सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू करके जांच करके वो सारी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि जो बसीरपुर तलोट घाटा शेर के जो किसान, जिनको पता ही नहीं था कि हमारे जमीन का उचित मुआवजा कानून के हिसाब से कितना मिलना है, उनका जो 30 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया गया जबकि मिलना था 66 से 80 लाख, उनकी पूरी मुआवजे की राशि, जो भी राशि है, जो डिफरेंस है, अंतर राशि जो है, उस पूरे डिफरेंस को, उस पूरी अंतर राशि को ब्याज सहित दिया जाए। अब इसके निष्कर्ष पर हम बात करना चाहते हैं। इन तमाम तथ्यों के आधार पर मैं एक बात को पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम लॉजिस्टिक हब के खिलाफ नहीं है, हम इसको सियासी लड़ाई बनाना नहीं चाहते हैं, हम कोई विकास की विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं लॉजिस्टिक हब बने, हम चाहते हैं क्षेत्र में कोई भी उद्योग की इकाई आए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन उस औद्योगिक इकाई के नाम पर किसानों के साथ छल, धोखा, फ्रॉड, तथ्यों को छुपाने की क्रिमिनल साजिश की जाए, इसके खिलाफ हम हैं और यह बात आप लोगों को कहना चाहते हैं। और जो फ्रॉड किया गया, और मैं तो एक चीज कहता हूं, आज इस पूरे प्रकरण पर अगर एक बड़ी लेवल की इंक्वायरी होती है तो दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। और जिन लोगों की, और मेरे को तो बड़ी हंसी आई जब शशि रंजन जी के इंटरव्यू में, जब शशि रंजन जी ने डॉक्टर साहब से सवाल किया 2013 एक्ट को लेकर, 17 एक्ट को लेकर, कि इंजीनियर तेजपाल यादव जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो उस पर उन्होंने कहा कि मैं उनकी परवाह नहीं करता, सवाल को टालते नजर आई। क्यों? हमारे सवालों का जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। और आज भी डॉक्टर अभय सिंह यादव को चैलेंज करता हूं, वो जो कह रहे हैं, आप चाहे हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हरियाणवी में, आप अपने आप को लॉ से पीएचडी बताते हैं, आप डिबेट कर लीजिएगा एक ओपन मंच पर। मैं आपको चैलेंज करता हूं लॉजिस्टिक हब के मुद्दे पर, मैं साबित कर दूंगा कि आपने फैक्ट्स को कंसील्ड करके, और आपने किसानों के साथ, हमें पूरा अंदेशा है, फ्रॉड करने की रणनीति पूरी सरकार के साथ बनाई है। अरे जब 52 में उनको रेट मिल रहा था 1,66,00,000, अरे तो किसान भाइयों के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं, आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको 60-70 लाख रुपए प्रति एकड़ तो मुआवजा मिल सकता था। उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड की भरपाई कौन करेगा? और सबसे एक और अंतिम में रोचक बात कहना चाहता हूं, जो लिंक रोड थे बहुत सारे, जैसे ये मुकंदपुरा वाला रोड जा रहा है, उन रोड की जमीन भी 30 लाख रुपए प्रति एकड़ में ले ली, 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ले ली गई। ये पूरा एक हमें अंदेशा है एक। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सब कागजों से ये चीज स्पष्ट है, ये जो मैंने जमाबंदी दिखाई है, जो डॉक्टर अभय सिंह यादव के नाम जमीन है, और उसके साथ मैंने ये जो तथ्य बताए हैं, ये जो गूगल अर्थ के डॉक्यूमेंट तो नहीं, हरियाणा स्पेस एलोकेशन सेंटर की वेबसाइट है जिससे मैंने लिए हैं, और ये जो पूरे साइन, और ये जो कमेटी कि किस तरीके से साइन लिए गए, उसके बाद जिसने साइन, जिस व्यक्ति ने कर रखे हैं, वही ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है। इसका मतलब साइन जबरदस्ती लिए गए। रेट तय करने की प्रक्रिया में पूरा फ्रॉड हुआ है। इसके साथ में हम जनता को कहना चाहते हैं, जनता की अदालत में तो ये सरकार और तमाम लोग चोर साबित हो चुके हैं। अब कानून की अदालत में उन लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी। 3 ही अदालत होती है पत्रकार साथियों, जनता की, कानून की और ईश्वर की अदालत। अब कुछ साथी कहेंगे कि आप कोर्ट चले जाइए, अब कोर्ट में प्रक्रिया अभी लंबित है। हम तो ये कहते हैं कि इस देश में अगर इंक्वायरियां हो जाए, अच्छे से अगर निष्पक्ष इंक्वायरी हो जाए, तो मजाल क्या कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच जाए। अब जो अजीत पवार जी हैं, जो उधर जो आसाम के जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में आके उस वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, पहले भ्रष्टाचारी होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी बड़ी इंक्वायरी हो और इस लड़ाई को सियासी लड़ाई न बनाएं। मेरा अंतिम में आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यह अपील है, इसके तथ्यों को उजागर करें, तथ्यों को जनता के सामने रखें। कानून की अदालत में ये लोग बचने नहीं चाहिए जिन्होंने किसानों के साथ फ्रॉड किया, और ईश्वर की अदालत तो अपने आप सबको 1-2 मुट्ठी राख होना है मरने के बाद।